सिन्हा। ये वो पाठशाला जहां सबकी क्लास लगती है और खबर का हर चैप्टर इतने विस्तार से खुलता है कि आप उस खबर के मास्टर होकर निकलते हैं। तो सबसे पहले रोज की तरह आपको बताऊं कि आज पाठशाला में कौन कौन सी क्लास लगेगी, कौन कौन सा चैप्टर है। 400 दिन 400 सीट, नरेंद्र मोदी की जीत तय करने वाले फैक्टर्स का चैप्टर लेकर आया हूं। वो कौन से फैक्टर हैं जो 400 दिन बाद 400 सीट नरेंद्र मोदी को दिला सकते हैं। वो 4 दोस्त जो नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाकर मानेंगे, वो 4 दोस्त कौन हैं वो भी आपको दिखाऊंगा। इसके अलावा राहुल गांधी के प्लान 2024 में देश के लिए एक बड़ा छेद है, और वो छेद क्या है, वहां से क्या लीक हो जाएगा वो आपको बताऊंगा। साथ ही राहुल गांधी का घर नरेंद्र मोदी ने कैसे और क्यों संवार दिया, आज इसका चैप्टर। 30 साल में गांधी परिवार नहीं कर पाया, लेकिन मोदी ने कर दिखाया। आज आपको कैसे हुआ ये भी दिखाओ। इसके बाद करीब 9:30 बजे के आसपास जब नाथूराम गोडसे की गोली से नहीं मरे गांधी, तब क्या हुआ, आज उसका चैप्टर। गांधी और गोडसे के बीच एक युद्ध का चैप्टर जो आपको दिखाऊंगा। और आखिर में वो मोटरसाइकिल जो 70 रुपए प्रति लीटर वाले पेट्रोल से चलेगी। 100 रुपए वाला भूल जाइए, 70 रुपए वाले पेट्रोल से चलेगी। कौन सी बाइक कैसे चलेगी वो भी बताऊंगा। लेकिन पाठशाला में सबसे पहले दिन भर का रिवीजन, फिर आज का पहला चैप्टर। आज नॉर्थ ईस्ट के 3 राज्य त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। त्रिपुरा जहां बीजेपी की सरकार है, वहां 16 फरवरी को वोटिंग होगी। मेघालय और नागालैंड में बीजेपी गठबंधन की सरकार है, वहां 27 फरवरी को वोटिंग होगी। और तीनों राज्यों के नतीजे एक साथ 2 मार्च को आ जाएंगे। तो बीजेपी के लिए एक तरीके से 3 राज्य दांव पर हैं इस वक्त चुनाव में। तीनों राज्यों में 60-60 विधानसभा सीटें हैं, और इसी साल 10 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिनका चैप्टर मैंने आपको कल विस्तार से बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज खेल महाकुंभ के दूसरे चरण का उद्घाटन किया। यह खेल महाकुंभ उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में आयोजित हो रहा है। उद्घाटन के बाद पीएम मोदी ने कहा कि अब खेलों को सामाजिक प्रतिष्ठा मिल रही है और देश के युवा खेलों में करियर बना रहे हैं। खेल महाकुंभ 28 जनवरी तक चलेगा और इस दौरान 30 अलग अलग स्पोर्ट्स इवेंट होंगे, जिनमें 53,000 खिलाड़ी शामिल होंगे। पंजाब कांग्रेस के बड़े नेता हैं मनप्रीत सिंह बादल, वो आज बीजेपी में शामिल हो गए। पंजाब के पूर्व वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल ने बीजेपी में शामिल होते ही कांग्रेस पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि आप किसी ऐसी पार्टी में कैसे रह सकते हैं जिसने अपने ही खिलाफ युद्ध छेड़ रखा। सिर्फ पंजाब ही नहीं, कांग्रेस के कई राज्यों में गुटबाजी है। मनप्रीत बादल प्रकाश सिंह बादल के भतीजे और सुखबीर बादल के चचेरे भाई हैं। 2016 में उन्होंने बादल परिवार के खिलाफ कांग्रेस से हाथ मिला लिया था। मनप्रीत बादल लेफ्ट के साथ भी रहे, अपनी पार्टी बनाई और फिर कांग्रेस में रहे, और अब वो बीजेपी में शामिल हो गए। मुरादाबाद में ट्रेन में मुस्लिम युवक की पिटाई के मामले में नया ट्विस्ट आ गया। जीआरपी ने अपनी जांच में पाया है कि युवक ने ट्रेन में एक लड़की से छेड़छाड़ की थी, जिसके बाद लड़की के परिजनों ने उसकी पिटाई की। लड़की की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है, और इससे पहले मुस्लिम युवक ने आरोप लगाया था कि उसे ट्रेन में पीटा गया और जय श्री राम के नारे लगाने के लिए कहा गया। कार कंपनी मारुति सुजुकी ने अपनी 17,000 से ज्यादा कारों को रिकॉल किया, मतलब वापस बुलाया। इन कारों में तकनीकी गड़बड़ी थी, तो उसको देखते हुए कहा कि वापस भेजिए गाड़ी। इस वजह से कंपनी कारों को रिकॉल कर रही है। और इन कारों में कंपनी की मशहूर कार जैसे ऑल्टो है, ब्रेजा है, और इसके हाल में लॉन्च हुई ग्रैंड विटारा है, वो भी शामिल है। इन कारों को 8 दिसंबर 2022 से 12 जनवरी 2023 के बीच बनाया गया है। कंपनी का कहना है कि दुर्घटना के समय एयरबैग्स और सीट बेल्ट के सही से काम न करने के कारण इतनी ज्यादा कारों को रिकॉल करने का फैसला किया गया। कंपनी ने ग्राहकों से कहा कि जिन कारों में खराबी पाई जाएगी उसे बिना किसी चार्ज के ठीक किया जाए। सूरत में एक 9 साल की बच्ची देवांशी ने संन्यास ले लिया। 9 साल की बच्ची देवांशी सूरत के अरबपति हीरा व्यापारी की बेटी है। देवांशी की दीक्षा महोत्सव 14 जनवरी से शुरू हुआ था। आज उसकी दीक्षा पूरी हो चुकी है। देवांशी ने जैन आचार्य विजय कीर्त्य शसूरी और हजारों लोगों की मौजूदगी में दीक्षा लेने के साथ ही देवांशी ने सभी सुख सुविधाओं और लग्जरी कंफर्ट की जिंदगी को त्याग दिया। देवांशी 5 भाषाओं की जानकार है, संगीत जानती है, स्केटिंग करती है, मेंटल मैथ्स और भरतनाट्यम में एक्सपर्ट है। देवांशी को कई धार्मिक ग्रंथ भी कंठस्थ हैं। तो ये हो गई दिन भर की बड़ी खबरें।
अब पाठशाला का पहला चैप्टर जिसमें बताऊंगा कि 400 दिनों में मोदी की 400 सीटों पर जीत तय करने वाले फैक्टर कौन से हैं। आपको नरेंद्र मोदी के उन 4 दोस्तों से भी मिलाऊंगा जो उन्हें फिर से प्रधानमंत्री बनाकर मानेंगे ऐसा लग रहा है। साथ ही आपको बताऊंगा कि राहुल गांधी के प्लान 2024 में देश के लिए बड़ा छेद क्यों और क्या है। मैंने आपको कल ही बताया था कि प्रधानमंत्री मोदी ने 2024 की तैयारी शुरू कर दी। उन्होंने अपने घर के बीजेपी के नेताओं के कैलेंडर जो हैं वो एक तरीके से 2024 में शिफ्ट कर दी। अब 2024 पे फोकस है। 400 दिन बचा है। दिन गिनाए उन्होंने पार्टी के सभी नेताओं को और कार्यकर्ताओं को बताया कि उनके पास सिर्फ 400 दिन। आज विपक्ष के एक धड़े ने 2024 की तैयारी को तेज कर दिया। उधर मोदी जी कर रहे हैं, इधर ये भी कर रहे हैं। अच्छी बात है, दोनों को करना चाहिए। लेकिन हुआ क्या, जरा वो देखिए। तेलंगाना में आज विपक्ष की एक रैली हुई और यह रैली तेलंगाना के मुख्यमंत्री और बीआरएस भारत राष्ट्र समिति इस पार्टी के अध्यक्ष के चंद्रशेखर राव ने बुलाई। के चंद्रशेखर राव भी 2024 के लिए विपक्ष का चेहरा बनना चाहते हैं। उनको भी है कि मैं भी प्राइम मिनिस्टर बन जाऊं। तभी तो उन्होंने पार्टी का नाम भी तेलंगाना राष्ट्र समिति से बदलकर भारत राष्ट्र समिति कर दिया, ताकि कोई कहे नहीं कि अरे इनकी तो पार्टी ही तेलंगाना की है, क्या भारत का नेतृत्व करेंगे। नहीं, हम तो भारत राष्ट्र समिति। और इसके लिए बहुत दिन से वो जोर भी लगा रहे। अपनी पार्टी का नाम जब उन्होंने बदला तो एक तरीके से राष्ट्रीय पहचान मिले, यही कोशिश थी। अब वो 2024 में खुद की दावेदारी को मजबूत करने के लिए विपक्ष को एकजुट करने लगे। आजकल तो फैशन यही है कि जो विपक्ष को एकजुट करेगा वो बताता है कि मैं ही चेहरा हूं, मैं ही से को सबको लेके आया हूं ना। और इसलिए विपक्ष की रैली बुलाई ताकि मैसेज जाए कि देखो विपक्ष का नेतृत्व करने के लिए मैं तैयार हूं। मतलब ये वो वाला हाल है कि जो बैट लेकर आएगा वही पहले बैटिंग करेगा वाला हिसाब। तो सब अपना अपना बैट लेकर आ गए। पब्लिक टॉस किसको जिता रही है इस पे इनका ध्यान ही नहीं। पब्लिक कह रही है आप जाके बॉलिंग कीजिए, बैटिंग मोदी जी करेंगे, लेकिन ये सब बैट लेकर आए, इनको बैटिंग करनी। अच्छी बात है, लोकतंत्र में यह प्रयास करना चाहिए। लेकिन के चंद्रशेखर राव की रैली में आज क्या हुआ, उनकी रैली में कौन कौन आया, पहले आपको वो बताता हूं। उसके बाद आपको पता चलेगा कि वो कौन से 4 दोस्त हैं जो नरेंद्र मोदी को पीएम बनाने की तरफ पूरा जोर लगा रहे हैं। तो चंद्रशेखर राव, इनकी जो रैली हुई इसमें कौन आया और कौन नहीं आया ये जानना चाहिए। कौन आया में अखिलेश आए, केजरीवाल आए। अच्छा, केजरीवाल जो हैं वो सब जगह नहीं जाते हैं, आज इनके यहां गए थे। उसके बाद डी राजा, ये सीपीआई के नेता हैं, लेफ्ट के नेता, वो आए। फिर केरल के मुख्यमंत्री पी विजयन वो भी पहुंच गए, बोले हम भी आ रहे हैं, आप चिंता नहीं कीजिए। तो ये लोग वहां शामिल हुए, ये 4 बड़े नेता एक तरीके से। लेकिन कौन नहीं आया, इसमें आजकल तो कहानी इसमें छिपी होती है ना। कौन नहीं आया ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें आरजी राहुल गांधी नहीं आए, वो तो अपनी कहानी रच रहे हैं, लिख रहे हैं। ममता बनर्जी नहीं आई, नीतीश कुमार नहीं आए, तेजस्वी यादव वो भी नहीं आए, शरद पवार वो भी नहीं आए, उद्धव ठाकरे वो भी नहीं आए। तो ये सारे लोग तो पहुंचे ही नहीं। जो नेता चंद्रशेखर राव की रैली में शामिल नहीं हुए, या उन्हें बुलाया नहीं गया या बुलाया गया वो तो गए नहीं। वो इसलिए वहां पर नहीं गए क्योंकि उनकी अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं, अपने अपने विरोधाभास भी हैं। जैसे तेलंगाना में टीआरएस और कांग्रेस एक दूसरे के विरोधी हैं, तो वो कैसे उसी तेलंगाना में एक साथ खड़े हो जाते। अच्छा, राहुल गांधी की यात्रा में तेलंगाना में चंद्रशेखर राव नहीं गए थे, तो इसलिए चंद्रशेखर राव की रैली में राहुल गांधी नहीं गए। बोले तुमने नहीं बुलाया तो मैं नहीं आऊंगा, तो तुम मेरे में नहीं आए तो मैं तुम्हारे में नहीं जाऊंगा। तो ये टसल चल रहा है। अच्छा, कांग्रेस इसलिए चंद्रशेखर राव की रैली में नहीं गई क्योंकि पहली बात तो तेलंगाना में एक दूसरे के विरोधी हैं। अच्छा, दूसरा, कांग्रेस कभी नहीं चाहेगी कि वो कोई क्षेत्रीय दल विपक्ष का नेतृत्व करे। भाई वो तो राहुल गांधी की यात्रा चल रही है, वो राहुल गांधी तपस्वी भले कह रहे हैं, लेकिन उस तपस्वी को जिस आसन पर बैठना है वो तो प्रधानमंत्री की कुर्सी है ना। तो कांग्रेस हमेशा से यही चाहती है कि विपक्ष की अगुवाई कांग्रेस ही करे और नरेंद्र मोदी के सामने राहुल गांधी चेहरा हो। आप याद कीजिए, अभी कुछ दिन पहले भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने समाजवादी पार्टी के बारे में क्या कहा था। एक बार राहुल गांधी को सुनिए, याद कीजिए वो क्या बोल रहे थे समाजवादी पार्टी के बारे में।
मगर मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आप समाजवादी पार्टी को देखें तो उनके पास एक नेशनल विचारधारा नहीं है। वो यूपी में जरूर उनकी पोजीशनिंग है और उसको उन्हें डिफेंड करना है, शायद इसलिए ना आए, बट नेशनल विचारधारा नहीं है। समाजवादी पार्टी का आइडिया केरला में नहीं चलेगा, कर्नाटक में नहीं चलेगा, बिहार में नहीं चलेगा। समाजवादी कहती है कि भाई, समाजवादी पार्टी कहती है उनकी विचारधारा क्या है, समाजवाद। अब कोई राहुल गांधी से पूछे कि समाजवाद की विचारधारा केरल में क्यों नहीं चलेगी, बिहार में क्यों नहीं चलेगी भाई। लेकिन चूंकि राहुल गांधी को, कांग्रेस पार्टी को यह प्रोजेक्ट करना कि ये तो छोटे मोटे रीजनल प्लेयर है भाई, ये देश को कैसे लेके चलेंगे, तो कांग्रेस पार्टी कर सकती है। तो राहुल गांधी ने समाजवादी पार्टी को खारिज कर दिया, उसे नेशनल लेवल पर खारिज कर दिया और कह दिया कि भाई ये वहां नहीं चल सकते नेशनल लेवल पर। तो राहुल गांधी का ये मैसेज सारी क्षेत्रीय पार्टियों के लिए जो नेशनल पॉलिटिक्स में अपना रोल देख रही हैं या 2024 के लिए कांग्रेस से अलग कोई मोर्चा बनाने में लगी हुई। यही वजह है कि अखिलेश यादव भी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल नहीं हुए कि भाई आप, एक तो उनके साथ जब लड़े यूपी में वैसे ही हार गए, वैसे ही उनका मन टूटा हुआ है। दूसरा, उन्होंने कह दिया कि अरे ये तो नेशनल लेवल के प्लेयर ही नहीं है, ये तो रीजनल खेल सकते हैं। मतलब इनको जैसे क्रिकेट में कोई नहीं कहे ये भारतीय टीम में, क्रिकेट टीम में नेशनल नहीं खेल सकते, ये रणजी खेल सकते हैं। तो प्लेयर नहीं कहेगा अच्छा हम रणजी खेलेंगे और आप ही बड़े आए नेशनल वाले। तो केजरीवाल हो गए, दूसरे रीजनल प्लेयर हो गए, वो अलग गेम खेल रहे हैं। वो के चंद्रशेखर राव के साथ चले गए विपक्षी मोर्चे में, क्योंकि चंद्रशेखर राव ने तो ये नहीं कहा कि ये रीजनल प्लेयर, वो तो खुद ही रीजनल प्लेयर है, नाम में भारत लगा लिए हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि वक्त आ गया है कि सभी प्रोग्रेसिव सोच वाले नेताओं के साथ आना चाहिए। मतलब उनके हिसाब से के चंद्रशेखर राव प्रोग्रेसिव सोच वाले, राहुल गांधी में शायद ये नहीं दिखा उन्होंने। अच्छा, अरविंद केजरीवाल ने कहा कि देश बदलाव चाहता है, 2024 एक मौका है, लोगों के पास बदलाव हो। 10 साल हो गए और कितना इंतजार करेंगे, कह रहे हैं लोग इंतजार कर रहे हैं, बॉस हटाओ इस आदमी। एक बार अखिलेश यादव को सुन लीजिए, फिर आपको बताऊंगा कि विपक्ष के अंदर कैसे 2024 के लिए अलग अलग 4 गेम चल रहे हैं। 4 दोस्त कौन से हैं वो भी बताऊंगा। जहां से हम न्याय के लिए पुकार सकते हैं, उन संस्थाओं को भी दबाव बनाने का काम अगर कोई कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। अभी कल ही भारतीय जनता पार्टी की मीटिंग खत्म हुई है और उन्होंने कहा कि 400 दिन बाकी हैं। हमें तो लगता था कि ये सरकार तो वो है जो दावा करती थी कि हटेगी नहीं, अब तो वो स्वयं स्वीकार कर रही है कि अब 400 दिन हैं। जो सरकार अपने दिन गिनने लगे, जो सरकार अपने दिन बताने लगे, समझ लो ये 400 दिन बाद सरकार रुकने वाली नहीं है। अब तो 399 दिन बचे हैं। तो अखिलेश यादव कह रहे हैं कि 399 दिन के बाद नरेंद्र मोदी सरकार चली जाए। कुल मिलाकर 2024 में विपक्ष की स्थिति यह है कि वहां पर लीडरशिप के लिए अभी तक 4 फ्रंट पर लड़ाई दिख रही। तो कहने को ये 4 दोस्त, लेकिन ये 4 दोस्त ही जिस तरह से लड़ाई लड़ रहे हैं, ये नरेंद्र मोदी को प्राइम मिनिस्टर बनवा देंगे। देखिए कैसे, अगर आप इसको देखें, ये यहां बीच में नरेंद्र मोदी है, ठीक है, और मैं आपको 4 दोस्तों की कहानी बता रहा हूं जिनको आप 4 फ्रंट कह सकते हैं। एक तरफ इस खाने में राहुल गांधी हैं, उनका सपना है कि भाई मुझे प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पर बैठना है, देखते ही होंगे उनकी पार्टी तो देखती है, तो उनको निशाना किसको बनाना है, नरेंद्र मोदी को। दूसरा फ्रंट जो है वो ममता बनर्जी लीड कर रही है, तो इनके टारगेट पर भी नरेंद्र मोदी हैं क्योंकि इनको भी प्राइम मिनिस्टर बनना है। तीसरा फ्रंट जो है वो अब केसीआर ने खोल दिया है, के चंद्रशेखर राव ने, इनको भी नरेंद्र मोदी को टारगेट करना है। और चौथा फ्रंट जो है वो नीतीश प्लस है, नीतीश कुमार और इनके साथ जो लोग आ जाएं वो भी देख रहे हैं, उनको भी नरेंद्र मोदी टारगेट करना है। यहां जो कुर्सी है बीच में, ये सबको चाहिए। अब कहने के लिए ये चारों जो हैं 1 2 3 4, ये कहने के लिए ये 4 दोस्त हैं, लेकिन यही 4 दोस्त जिस तरह से माथा फुड़ौल करते हैं, एक दूसरे से टकरा जाते हैं अपने अपनी महत्वाकांक्षाओं को लेकर, ये तय कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी 400 दिन बाद 400 सीट भी जीत सकते हैं, क्योंकि सबका अपना सपना है भाई। ये कह रहे हैं अखिलेश यादव की नेशनल विचारधारा नहीं है, अखिलेश यादव केसीआर के साथ खड़े हो गए, कह रहे हैं प्रोग्रेसिव लोग चाहिए, इनको वो शायद प्रोग्रेसिव नहीं दिख रहे हैं। ममता बनर्जी अलग चल रही हैं, नीतीश कुमार कहां हैं किसी को पता ही नहीं। ये जो चौथा फ्रंट है जिसमें कई और छोटी पार्टियां हैं, उन्होंने अभी 4 महीने पहले सितंबर में हरियाणा के फतेहाबाद में एक रैली की। ये रैली हरियाणा के क्षेत्रीय दल इंडियन नेशनल लोकदल ने बुलाई थी।
जिसमें नीतीश कुमार भी गए थे, तेजस्वी यादव भी पहुंचे थे, शरद पवार भी गए थे, शिवसेना के नेता भी थे, सीपीएम के नेता भी थे। तो सब अपना अपना कुछ दिन में एक एक प्रोग्राम कर देता है और वहां कुछ कुछ लोग चले जाते हैं। पब्लिक कंफ्यूज है कि किसको बनाए पीएम बॉस। तो 4 में से जो 3 फ्रंट राहुल गांधी, ममता बनर्जी और के चंद्रशेखर राव के साफ तौर पर दिख रहे हैं, इन सभी का एक साथ आना मुश्किल है। क्योंकि भाई राहुल गांधी तो के चंद्रशेखर राव के बारे में कह चुके हैं कि वो नरेंद्र मोदी से ऑर्डर लेते हैं। ये राहुल गांधी बोल चुके हैं, के चंद्रशेखर राव तो मोदी जी से ऑर्डर लेते हैं। ममता बनर्जी ने अब तक राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर एक बयान नहीं दिया है। और ममता बनर्जी जब से राहुल गांधी और सोनिया गांधी से मिलकर निकली थी, उनके तेवर ही अलग लग रहे थे। तो इनका तो जोड़ दिख नहीं रहा। कागज पर दोस्त हैं और विचारों में जो है दुश्मनी चल रही। ये लोग 2024 में नरेंद्र मोदी से लड़ने के सपने तो देख रहे हैं, लेकिन इन सभी के सामने अपनी अपनी चुनौतियां भी हैं। जैसे के चंद्रशेखर राव को 2024 की दावेदारी से पहले 2023 में पहले तेलंगाना का चुनाव जीतकर दिखाना होगा ना बॉस। बीजेपी दावा कर रही है कि हम तेलंगाना में जबरदस्त परफॉर्मेंस देंगे। वहां अगर बीजेपी पूरी तरह से सरकार ना बनाए, सीटें बढ़ जाएंगी, तो के चंद्रशेखर राव कैसे बोलेंगे? लोग कहेंगे भाई आपके घर में घुस के ये आपके यहां से सीटें ले रहे हैं, आप इनको देश में क्या रोकेंगे बॉस? कांग्रेस की अपनी चुनौती है 2024 की दावेदारी के लिए। पहले छत्तीसगढ़ और राजस्थान बचाना होगा इस साल। छत्तीसगढ़ और राजस्थान चला गया तो फिर किस मुंह से वो कहेंगे कि भाई हम देश में लीड करेंगे? अगर ये दोनों चले गए, मान लीजिए चले गए, तो फिर उनके पास सिर्फ हिमाचल बच जाएगा। अच्छा, कांग्रेस को कर्नाटक भी जीतने का चैलेंज है, क्योंकि कांग्रेस के नए अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे खुद कर्नाटक से हैं। अगर कर्नाटक में भी कांग्रेस हारती है तो कांग्रेस किस मुंह से विपक्ष की अगुवाई करने का दावा करेगी? कांग्रेस की एक चुनौती यह है कि पीएम पद के दावेदार के तौर पर राहुल गांधी सबको स्वीकार भी होंगे कि नहीं, और इसका टेस्ट अभी 30 जनवरी को हो जाएगा, क्योंकि 30 जनवरी को श्रीनगर में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा खत्म होगी। यात्रा के समापन में शामिल होने के लिए कांग्रेस ने 21 पार्टियों को बुलाया, 21 पार्टी, और सबको एक तरीके से न्योता भेज दिया। टीएमसी को भेज दिया, टीडीपी को भेज दिया, सपा, बसपा, पीडीपी, एनसी, सीपीआई, सीपीएम के अलावा इन्होंने अपने सहयोगी आरजेडी, जेडीयू, डीएमके, जेएमएम, एनसीपी, शिवसेना, सबको बोला सब आइए। राहुल जी कन्याकुमारी से चलते चलते अब कश्मीर पहुंच गए, भारत जुड़ गया है, सब आइए जुड़े हुए भारत को देखने के। जिनको नहीं बुलाया गया है उनमें आम आदमी पार्टी है दिल्ली और पंजाब, जहां उनकी सरकार है, बीआरएस है, यही चंद्रशेखर राव वाली पार्टी तेलंगाना से, ओडिशा से बीजेडी को नहीं बुलाया गया, और कर्नाटक से कहा जा रहा है जेडीएस को नहीं बुलाया गया। कांग्रेस का हाल तो यह है कि उसके साथ जो गठबंधन में है वही भारत जोड़ो यात्रा में शामिल नहीं हुए। जैसे बिहार में महागठबंधन के में कांग्रेस है ना भाई, लेकिन नीतीश कुमार ने यात्रा से यह कहकर दूरी बना ली, ये कांग्रेस का आंतरिक मामला है। वो कह रहे ये जो भारत जोड़ रहे हैं ये कांग्रेस का इंटरनल मैटर है। कांग्रेस की पुरानी सहयोगी आरजेडी भी यात्रा में शामिल नहीं हुई। तो ये तो दोस्त हैं, कहने को दोस्त हैं। ये सारे वो दोस्त हैं जिनकी नजर एक बाइक पर है, सबको वही बाइक चाहिए, और सबको पता है कि सबकी जेब में पैसे कम है। अगर सब पैसा मिलाए तो शायद हो सकता है कि बाइक मिल जाए, लेकिन कोई किसी को कर्जा देने को तैयार नहीं कि नहीं मेरे पास पैसा ही कहां है, देख रहे हो कितना खर्चा चल रहा है। लेकिन कहते हैं एक दूसरे को दोस्त, इस चक्कर में बाइक पे बैठ के कोई और निकल जाता है। यूपी में अखिलेश यादव ने कह दिया कि कांग्रेस और बीजेपी एक ही है। मायावती ने यात्रा में बुलाने के लिए राहुल गांधी को धन्यवाद कहकर किनारा कर लिया कि आपने बुलाया बहुत अच्छा, लेकिन आप चलिए आगे, आप जोड़िए, हम आएंगे पीछे। कांग्रेस को राहुल गांधी के नाम पर विपक्ष को एकजुट करना मुश्किल दिख रहा है, इसलिए कांग्रेस अपना अलग गेम खेल रही है। कांग्रेस को यह समझ में आ गया कि राहुल गांधी के नाम पे सब नहीं जुड़ेंगे बस, तो उन्होंने अपना एक नया गेम निकाला, और वो जो प्लान 2024 है उसमें एक बड़ा छेद है जो देश के लिए बड़ा नुकसानदेह होगा। ओल्ड पेंशन स्कीम जैसे मुद्दों पर अब कांग्रेस जोर दे रही। आज ही हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने अखबारों में फुल पेज का ऐड दिया है कि उन्होंने ओल्ड पेंशन स्कीम का वादा पूरा कर दिया। देखिए मैं लेके भी आया हूं, ये जो है पहले पन्ने पर, राष्ट्रीय अखबार है पहला पन्ना, उसमें हिमाचल के मुख्यमंत्री की फोटो छपी हुई है, और उसमें ओपीएस बहाल कर दिया गया, ओल्ड पेंशन स्कीम बहाल कर दिया गया। वादा किया, वादा निभाया, सुख की सरकार। यह कांग्रेस पहले पन्ने पर उस ओपीएस के बारे में लिख रही है जिसको मनमोहन सिंह कहते थे कि देश का नरक कर देगा। ये ओपीएस जो है वो देश के लिए खतरनाक। लेकिन आपको ये ऐड तो दिख गया होगा, जो ये लोग नहीं दिखा रहे हैं वो भी मैं लेके आया। ये जो पन्ना है ना,
स्टेट फाइनेंसेस अ स्टडी बजट ऑफ 2022-23, ये आरबीआई की रिपोर्ट। और ये आपको अखबारों में पहले पन्ने पे ऐड की तरह छपा हुआ नहीं दिखेगा। ये 300 पन्नों की रिपोर्ट है, 312 पन्ने की, ये मैं लेकर आया और इसको मैं आपको दिखाता हूं कि इसमें क्या है जो कि आपको जानना चाहिए। ये आरबीआई की रिपोर्ट है जो कल ही आई है और इसमें क्या कहा गया है वो आज आपको मैं बताता हूं। ये स्टेट फाइनेंसेस पर आरबीआई की रिपोर्ट जिसका डिटेल मैं आपको बताता हूं। इसमें कहा गया है कि राज्यों की वित्तीय सेहत पर एक बहुत बड़ा खतरा बन रहा है क्योंकि कुछ राज्य ओल्ड पेंशन स्कीम को वापस ला रहे हैं। ये आरबीआई कल लेटेस्ट रिपोर्ट में कह रही है ये जो पुरानी ओल्ड पेंशन स्कीम ला रहे हैं ये राज्यों के लिए खतरनाक है बॉस। इससे वित्तीय संसाधनों में सालाना बचत थोड़े समय के लिए है। मौजूदा खर्चों को अगर भविष्य पर टाला जाएगा तो आने वाले सालों में राज्यों पर इतनी पेंशन की देनदारी हो जाएगी कि जिसके लिए पैसा जुटाना मुश्किल हो जाएगा। आरबीआई इस तरह की वार्निंग पहले भी दे चुका है। कई एक्सपर्ट भी इसके कर दिया ओल्ड पेंशन स्कीम। वहां 1,36,000 सरकारी कर्मचारी हैं। सरकारी कर्मचारी, ये हिमाचल का बता रहा है। और मौजूदा एनपीएस स्कीम के तहत देश भर में कितने कर्मचारी हैं जो एनपीएस दिया जा रहा है उसमें देश में 60 लाख कर्मचारी सरकारी जिनको ये मिल रहा है। इसलिए फ्री वाली पॉलिटिक्स का दांव खेला जा रहा है। उनको दिख रहा है भैया ये 60 लाख कर्मचारी नहीं है, ये 60 लाख तो डायरेक्ट वोट है और इनके घर में अगर 4-4 लोग भी जोड़ लो, मान लो वो वोट दे सकते हैं, तो भाई ये 2.5 करोड़ वोट हैं। ये उनको ये नहीं दिख रहा कि ये देश के लिए क्या खर्चा कराएगा, 60 लाख कर्मचारियों को कहां से देंगे, ओल्ड पेंशन स्कीम ले आएंगे। तो उनको दिख रहा है भैया ये 2.5 करोड़ वोट, पहले कुर्सी पे तो आओ। कांग्रेस ने वादा किया कि हर महीने 200 यूनिट फ्री बिजली दे देंगे, हर हाउसवाइफ को 2,000 रुपए प्रति महीने देंगे। लेकिन हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि जनता इस तरह के वादों में हर बार वोट दे देगी, ऐसा नहीं होता। अभी आपने गुजरात का चुनाव देखा, वहां भी कांग्रेस और केजरीवाल ने खूब वादे किए थे, लेकिन बीजेपी की सबसे बड़ी जीत वहीं हुई। इसी तरह से आपको याद होगा 2019 में राहुल गांधी एक वादा लेकर आए थे, इसको उन्होंने कहा था न्याय स्कीम, याद है ना। और इसमें कहा था कि 5 करोड़ परिवारों को, 5 करोड़ परिवार को कितना दे देंगे, 72,000 रुपया सालाना देंगे। ये कांग्रेस ने 2019 में वादा किया था। अच्छा, जब मैंने पूछा एक आध इंटरव्यू में, मैंने सुरजेवाला जी से पूछा कि ये पैसा कहां से आएगा बॉस, इतना 72,000 करोड़ रुपया सालाना 5 करोड़ परिवारों को दीजिएगा, इतना लाख करोड़ कहां से लाइएगा। तो बोला अरे बहुत सरकारों में ना जो खर्चा चल रहा है वो बहुत ज्यादा होता है, तो हम उसको घटा के ये पैसा निकाल लें। तो कोई उनसे पूछे बॉस कि अगर सरकारों का खर्चा कम करके पैसा निकल सकता है तो राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कर्जा क्यों है। कोई उनसे पूछे कि अगर सरकारों का पैसा खर्च करके पैसा निकल सकता है तो हिमाचल में पेट्रोल के डीजल के दाम क्यों बढ़ा है। यह बात पब्लिक समझ गई थी, इसलिए 2019 में इतना लॉलीपॉप टाइप का दिख रहा था वादा, लेकिन उन्होंने, पब्लिक ने इसको रिजेक्ट कर दिया और नरेंद्र मोदी को 2014 के मुकाबले 2019 में और बड़ी जीत दे दी कि लो पकड़ो, हमको नहीं चाहिए 72,000 रुपया, ये देश पे नहीं चल पाएगा। इसी तरह से धीरे धीरे अब लोगों की आंखें खुल रही हैं, ये ओल्ड पेंशन स्कीम बड़ी घातक हो जाएगी अगर वापस लो। फ्री की पॉलिटिक्स करना तो बहुत आसान, जमीन पर काम करना बहुत मुश्किल। फ्री की पॉलिटिक्स तभी होती है जब जमीन पर काम नहीं होता। और ये अभी मोन्टेक सिंह आलूवालिया ने कहा, नीति आयोग के अध्यक्ष रहे मनमोहन सिंह के जमाने में, उन्होंने कहा भैया ये बड़ा खतरनाक कर रहे हैं जहां जहां ओल्ड पेंशन स्कीम ला रहे हैं। मनमोहन सिंह आज चुप हैं, उनको आना चाहिए, देश के पूर्व प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए छाती ठोककर कि भैया ओल्ड पेंशन स्कीम क्यों ला रहे हो राहुल गांधी जी, कांग्रेस पार्टी जी, लेकिन नहीं। लेकिन मैं आपको क्या कह रहा हूं कि फ्री वाली पॉलिटिक्स तब करनी पड़ती है ना जब आप काम उस तरह से नहीं करते। कांग्रेस इस फ्री पॉलिटिक्स पर इसलिए आई क्योंकि उसके जमाने के जो प्रोजेक्ट है ना उनकी डिलीवरी आज नरेंद्र मोदी के जमाने में हो रही है। आज आपको अमेठी का किस्सा सुनाता, जो कभी राहुल गांधी का संसदीय क्षेत्र था, राहुल गांधी का घर कह लीजिए, घर ही ना था, गांधी परिवार का घर रहा, अमेठी से गांधी परिवार ही जीतता था। इस बार स्मृति ईरानी ने हराया तो वो वायनाड चले गए, लेकिन उस घर को सवार कौन रहा है, नरेंद्र मोदी। अमेठी की फैक्ट्री में आज की डेट में सेना के लिए क्या बन रहा है आपको पता है, AK-203, AK-47 सुनते थे ना हथियार,
वो AK-203 आज की डेट में कहां बन रहा है? अमेठी में बन रहा है बॉस। AK-203 राइफल अमेठी में बन रही है और 2 महीने बाद AK-203 राइफल्स की पहली खेप सेना को मिल जाएगी। और जिस फैक्ट्री में आज AK-203 राइफल बनकर सेना को मिलने जा रही है, उस फैक्ट्री का शिलान्यास तब हुआ जब राहुल गांधी अमेठी के सांसद। आप सुनिए कैसे घर तो राहुल गांधी का था, लेकिन सवार आज की डेट में नरेंद्र मोदी रहे उस अमेठी को। अमेठी का किस्सा सुनाता हूं, जिसने सालों साल भर भर के वोट दिया और जब उसको समझ में आ गया कि ये वोट तो लेते हैं लेकिन डिलीवर नहीं कर रहे हैं, तब जाके स्मृति ईरानी को मौका दिया। इसका किस्सा सुनिए। 2007 का साल था। सेना को आधुनिक हथियार चाहिए, सेना और उसको चाहिए थे आधुनिक हथियार कि भाई हमको थोड़ा एडवांस हथियार चाहिए। तो हुआ कि इसके लिए क्या किया जा सकता है, तो अमेठी में, इसी अमेठी में नींव रखी गई फैक्ट्री की, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, जहां हथियार बने। और यह नींव किसने रखी? राहुल गांधी ने रखी 2007 में कि भाई हम सेना को हथियार बना के देंगे। यह ध्यान रखिए, सेना को। लेकिन सेना के लिए हथियार तब बनने शुरू हुए जब नरेंद्र मोदी ने 2019 में 2019 में जाकर AK-203 बनाने के लिए शिलान्यास किया। AK-203 इसका शिलान्यास हुआ। प्रोजेक्ट का किसने किया? नरेंद्र मोदी ने किया। अब मार्च 2023 में 5000 के करीब AK-203 की पहली खेप अमेठी की फैक्ट्री से निकलेगी और सेना के हाथ में पहुंचेगी। मतलब नरेंद्र मोदी ने 2019 से 2023 आया ना बॉस, 4 साल में डिलीवर करके दिखा दिया। और जिन्होंने 2007 में नींव रख दी थी, उन्होंने क्या डिलीवरी दी थी बॉस? आपको बताऊं, सेना के नाम पे काम शुरू हुआ था और दिया क्या, वो भी सुनना चाहिए। देखिए, जिस AK-203 की बात कर रहा हूं वो सबसे आधुनिक राइफल्स में से एक है। AK-47 तो सबने सुना है, इसी कंपनी की लेटेस्ट राइफल है AK-203 जो आप स्क्रीन पर देखें। और AK का मतलब अरविंद केजरीवाल नहीं है, लोग मजे में बोल देते हैं पॉलिटिक्स में। AK का मतलब है एव्तोमत क्लाशनिकोव। इसमें एव्तोमत का मतलब है ऑटोमेटिक। तो AK-47 जो है वो एक ऑटोमेटिक हथियार है। और अगर इसकी तुलना करूं AK-47 की और AK-203 की, AK-47 की शूटिंग रेंज होती है 300 से 400 मीटर। मतलब आपका सामने वाला टारगेट आधा किलोमीटर भाग गया तो वहां से बाय बाय करेगा, उसको गोली नहीं लगेगी। जबकि AK-203 की रेंज है 800 मीटर। वो 600 मीटर दौड़कर पीछे पलट के पूछेगा क्या, तो मारिए घप से गोली वहीं गिर जाए। यानी AK-47 से दोगुनी दूरी तक AK-203 का निशाना लगता है। AK-47 में 20 कारतूस वाली मैगजीन लगती है, जबकि AK-203 में 30 कारतूस वाली मैगजीन लगती है। मतलब 10 गोली ज्यादा एक मैगजीन, तो मैगजीन बदलने की जरूरत कम पड़ जाती है। अच्छा, ये तो सेमी ऑटोमेटिक तरीके से हो गया। अगर ऑटोमेटिक मोड की बात कीजिएगा तो AK-47 और AK-203 दोनों से 1 सेकंड में 10 राउंड गोली दागी जा सकती है। 1 सेकंड में 10 गोली दाग देता है बॉस। AK-47 का वजन बिना कारतूस के 4 किलो 300 ग्राम होता है, जबकि AK-203 इसका वजन 500 ग्राम कम है, 3 किलो 800 ग्राम, यानी हल्का भी है, पकड़ने में आसानी होगी। इसके अलावा AK-203 की एक्यूरेसी AK-47 से ज्यादा अच्छी है। AK-203 की होल्डिंग पोजीशन भी AK-47 से कहीं ज्यादा अच्छी है। इतनी खूबियों के कारण ही इसी सेना में शामिल करने की मांग लंबे वक्त से हो रही, लेकिन पिछली सरकारों ने इस तरफ ध्यान ही नहीं दिया। अब जाकर अमेठी में बन रहा है। अमेठी की फैक्ट्री की नींव इसलिए रखी गई थी कि सेना को आधुनिक हथियार मिल पाए, लेकिन यूपीए के राज में ऐसा हो ना पाया। 2007 में नींव रखी गई और 2013 में जाकर 6 साल बाद वहां क्या बना आपको पता है? कि भाई हम कुछ तो बना रहे हैं दिखाने के लिए। क्या बना? पंप एक्शन गन, जिसको PAG गन कहते हैं। और यह गन सेना के लिए नहीं थी, बल्कि राज्यों की पुलिस के लिए थी। फैक्ट्री खोले कि सेना को हथियार बना के देंगे और राज्यों के लिए पंप गन बनाकर दे रहे हैं। यानी सेना के लिए हथियार बनाने वाली फैक्ट्री में पुलिस के लिए हथियार बनने लगे। हो सकता है कि उस वक्त यह सोचा गया हो कि जब सेना के लिए हथियार नहीं बना पा रहे तो कुछ भी हथियार तो कम से कम बना के दें। 2014 में जब मोदी सरकार आई, तब तक मूल प्रोजेक्ट के लिए पूरी जमीन भी अधिग्रहित नहीं हुई।
जमीन का अधिग्रहण कब पूरा हुआ जाके पता है? 2017 में तो पूरी तरह से जमीन मिली जितने में काम होना था, और अब जाकर उसी अमेठी की उसी फैक्ट्री से जिसकी नींव रखी राहुल गांधी ने, लेकिन जो प्रोडक्ट निकलना था वो कभी उनके जमाने में निकल ही नहीं पाया, वो प्रोडक्ट आज 2023 में निकलने जा रहा है। AK-203 राइफल जो नरेंद्र मोदी बना, मतलब उनके राज में बने। ये होता है काम और नियत का फर्क। इसलिए जो काम करता है वो कहता है 400 दिन बचे हैं, मेहनत करो, और जो बाकी हैं वो कहते हैं हम ओल्ड पेंशन स्कीम देंगे। ये लीजिए ना बॉस, बाद में देखा जाएगा। पाठशाला में अब गांधी और गोडसे के बीच के एक युद्ध का चल। आपको बताऊंगा कि नाथूराम गोडसे की गोली से जब गांधी नहीं मरे तब क्या। 30 जनवरी 1948 की शाम 5:15 बजे होंगे जब महात्मा गांधी रोज की तरह दिल्ली में बिरला हाउस से निकलकर प्रार्थना सभा में जा रहे। उस दिन उन्हें प्रार्थना सभा के लिए देर हो गई, तो उन्होंने एक शॉर्टकट वाला रास्ता लिया। महात्मा गांधी प्रार्थना सभा के पास बनी सीढ़ियों के पास पहुंचे ही थे कि नाथूराम गोडसे ने पिस्टल निकालकर पॉइंट ब्लैंक रेंज से 3 फायर, एक गोली गांधी जी के सीने में लगी और 2 गोली उनके पेट में लगी। महात्मा गांधी की वहीं पर मौत हो गई। ये तो आप जानते हैं, लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि जब नाथूराम गोडसे की गोली से गांधी नहीं मरे तब क्या हुआ। अब आप कहेंगे ये कब हुआ बॉस? ये गांधी और गोडसे के बीच युद्ध का चैप्टर, जिससे हम इतिहास को सही तरीके से जान सकते हैं और उसे समझ सकते हैं, उसके अलग पहलुओं के बारे में जानते हैं। इतिहास का चैप्टर तो यही है कि नाथूराम गोडसे की गोली से महात्मा गांधी की मौत, लेकिन आज कुछ और दिखा रहा हूं। गांधी और गोडसे पर बहस बहुत पुरानी है, लेकिन इस पर नई चर्चा फिर से शुरू हो गई, क्योंकि गांधी और गोडसे को लेकर एक फिल्म आ रही है जिसका नाम है गांधी गोडसे एक युद्ध। और यह फिल्म बना रहे हैं राजकुमार संतोषी, जो बहुत बड़ी बड़ी हिंदी फिल्मों के डायरेक्टर रहे हैं। इस फिल्म के बारे में आज बात करना चाहता हूं, लेकिन पहले राजकुमार संतोषी के बारे में आपको याद दिला दूं। राजकुमार संतोषी कौन से डायरेक्टर हैं जिन्होंने घायल बनाई थी, घातक बनाई, दामिनी फिल्म बनाई थी, द लेजेंड ऑफ भगत सिंह बनाई, खाकी जैसी सुपरहिट फिल्में बनाने वाले हैं राजकुमार संतोषी। 10 साल के ब्रेक के बाद उनकी एक फिल्म आ रही है जिसका सब्जेक्ट गांधी और गोडसे। इस फिल्म के टीजर और ट्रेलर को देखकर बहुत से लोग इस फिल्म का अभी से विरोध कर रहे हैं। एक पक्ष का कहना है कि इसमें महात्मा गांधी की एक कमजोर छवि दिखाई गई है, जबकि दूसरे पक्ष का मानना है कि इस फिल्म में नाथूराम गोडसे के तर्कों को कमजोर तरीके से दिखाया गया। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इस फिल्म में गांधी और गोडसे की एक मुलाकात को दिखाया गया है, जिसमें दोनों के बीच एक लंबा संवाद होता है। इसमें महात्मा गांधी हिंसा के विरोध में अपना पक्ष रखते हैं, जबकि गोडसे हिंसा के पक्ष में अपनी दलीलें रखते हैं। और इस ट्रेलर को देखने के बाद लोग पूछ रहे हैं कि गांधी जी की गोडसे से मुलाकात कब हुई, क्यों हुई, कैसे हुई। इन सारे सवालों का जवाब आपको दूंगा, लेकिन पहले आपको इस फिल्म का ट्रेलर दिखा देता हूं। इसके बाद इसके पीछे हो रहे विरोध के बारे में बात करूंगा और कुछ और चीजें आपको बताऊंगा। पहले एक बार ट्रेलर देखिए जिस पर बड़ा हंगामा हो भाई होंगे। जिन पाकिस्तानियों ने हजारों हिंदू भाइयों की हत्या की, उन्हीं के आगे घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया हमें इस गांधी ने। पर क्या करें, गांधी सरकार से बड़ा है, गांधी कानून से बड़ा है, गांधी देश से बड़ा है, महात्मा है। कैसे रोका जाए उसे? मैं हिंदू हूँ, गर्व है मुझे अपने हिंदू होने पर। इसकी प्रतिष्ठा के लिए मैं प्राण दे सकता हूँ और प्राण ले भी सकता हूँ। गोडसे पागल है, वो कुछ भी कर सकता है। मुसलमान सारी फसाद की जड़ है, ये दंगे रुकने वाले नहीं है। मुसलमान हमारे भाई है। वो तुम्हारे भाई होंगे, हमारे दुश्मन है दुश्मन। अगर इस आग को मेरे खून से ही बुझना है तो मैं उसके लिए तैयार हूँ। अब गांधी को मरना होगा। जी बच गए हैं। मैं गोडसे से मिलना चाहता हूँ। हमारे इस पवित्र देश का बंटवारा तुमने कराया है। ये एक बहुत बड़ा झूठ है गोडसे। वह महान है, महात्मा है, पाखंडी है,
झूठा है, शत्रु है वो हिंदुओं का, हिंदू राष्ट्र का। मैं आजाद भारत को आधुनिक भारत बनाना चाहता हूँ। आधुनिक देश बनाना चाहते हैं तो धार्मिक ग्रंथों को नहीं, संविधान को ही सबसे ऊपर होना चाहिए। अब कांग्रेस के मंच को पार्टी नहीं बनाना चाहिए, अब उसे डिसॉल्व कर देना चाहिए। देश की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए हिंसा आवश्यक। मुझे गर्व है। तुम्हें गर्व करना चाहिए या शर्म, इसका फैसला तो इतिहास करेगा। ये है हमारा हिंदू राष्ट्र। एक दिन यहां पर भगवा लहराएगा। यह है उस फिल्म का ट्रेलर गांधी गोडसे एक युद्ध, जिसको लेकर बड़ा हंगामा। इस फिल्म के ट्रेलर के मुताबिक महात्मा गांधी जेल में नाथूराम गोडसे से मिलने पहुंचते हैं और एक लंबी बातचीत करते हैं। लेकिन इतिहास में ऐसी कोई घटना नहीं हुई जब महात्मा गांधी और गोडसे के बीच इस तरह की कोई मुलाकात हुई। यह एक काल्पनिक इतिहास से जोड़कर कहानी बुनी गई, जिसमें दोनों व्यक्तियों की विचारधारा को लेकर संवाद दिखाया गया। पहले आपको इस फिल्म के बारे में थोड़ा बता देता हूं, फिर बताऊंगा विरोध क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है और इतिहास के पन्नों में क्या है। गांधी गोडसे एक युद्ध फिल्म मशहूर हिंदी नाटक है godse@gandhi.com। इसी नाटक पर आधारित है यह फिल्म godse@gandhi.com। इस नाटक को मशहूर प्ले राइटर हैं असगर वजाहत, उन्होंने लिखा। इस नाटक में गोडसे के हमले से महात्मा गांधी बच जाते हैं, रियल लाइफ में नहीं बचे थे, लेकिन ये जो नाटक लिखा गया है इसमें नाथूराम गोडसे के हमले से महात्मा गांधी बच गए, ये दिखाया गया। और यह भी दिखाया गया है कि नाथूराम गोडसे को फांसी की सजा के बजाय उम्र कैद की सजा मिलती, रियल लाइफ में फांसी की सजा मिली। हमले के बाद महात्मा गांधी गोडसे से मिलने की जिद करते हैं और उससे जेल में मिलने जाते हैं। इस बातचीत में महात्मा गांधी गोडसे की हिंसात्मक विचारधारा का विरोध करते हैं और अपने अहिंसा के विचारों का पक्ष रखते हैं। दूसरी तरफ नाथूराम गोडसे गांधी को मारने के पीछे अपने तर्क दे रहे हैं। फिल्म निर्देशक राजकुमार संतोषी को यह नाटक बहुत अच्छा लगा और इस पर एक फिल्म बनाने का निर्णय लिया। सबसे खास बात यह है कि इस फिल्म का प्लॉट काल्पनिक है, लेकिन गांधी और गोडसे के बीच हुए संवाद को उनकी असली विचारधारा से जोड़कर रखा है ताकि दर्शक दोनों व्यक्तियों की विचारधारा को समझ सके। मतलब आसान शब्दों में कहूं तो कहानी काल्पनिक लेकिन किरदार असली। आपको याद होगा कि 2006 में राजकुमार हिरानी की एक फिल्म आई थी लगे रहो मुन्ना भाई, याद है ना, संजय दत्त की फिल्म। इस फिल्म के हीरो को महात्मा गांधी दिखाई देते थे, जो इसकी परेशानी दूर करने में मदद करते। कुछ इसी तरह इस फिल्म में भी काल्पनिक घटनाक्रम तैयार किया गया। वैसे ही अब राजकुमार संतोषी की फिल्म में, अच्छा, राजकुमार संतोषी ने साफ साफ शब्दों में कहा है कि यह फिल्म एक नाटक पर आधारित है, इसमें सिर्फ फिल्मी लिबर्टी ली गई। लेकिन डायरेक्टर राजकुमार संतोषी के इस फिल्मी प्रयोग से महात्मा गांधी के परपोते तुषार गांधी अभी से नाराज। उन्होंने कहा है कि कोई हैरानी नहीं, क्योंकि उनके लिए यानी फिल्म मेकर्स के लिए गोडसे एक हीरो है। अगर वो उसे हीरो की तरह दिखाते हैं तो इसमें आश्चर्य कैसा। मैं फिल्म की अच्छी या बुरी बातों पर टिप्पणी नहीं कर सकता क्योंकि मैंने फिल्म नहीं देखी और मैं ऐसी फिल्में देखना भी नहीं चाहता जो हत्यारों का महिमा मंडन करे। इसके अलावा तुषार गांधी ने फिल्म के डायरेक्टर राजकुमार संतोषी पर सवाल उठाते हुए कहा कि बहुत सोच समझ कर किया गया। इन्हीं डायरेक्टर ने अपनी फिल्म भगत सिंह में बापू को गलत तरीके से दिखाया था, तो इसमें कोई हैरानी नहीं है कि वो गोडसे को ग्लोरीफाई करने के लिए फिल्म बना। मतलब महात्मा गांधी के परपोते को लग रहा है कि इस फिल्म में नाथूराम गोडसे को हीरो की तरह दिखाया गया है और महात्मा गांधी को छोटा दिखाने की कोशिश की गई। हालांकि अभी फिल्म नहीं आई, लेकिन सिर्फ फिल्म के टीजर को देखकर यह प्रतिक्रियाएं आ रही। इस तरह की प्रतिक्रिया आने के बाद फिल्म गांधी गोडसे एक युद्ध को लेकर राजनीतिक विवाद भी शुरू हो गया। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के विधायक पीसी शर्मा ने फिल्म पर प्रतिबंध लगाने की मांग कर दी। महात्मा गांधी और नाथूराम गोडसे के बीच किसी तरह की तुलना नहीं हो सकती, वो कह रहे हैं। महात्मा गांधी राष्ट्रपिता हैं, कोई फिल्म या फिल्म निर्माता गांधी की तुलना गोडसे से कैसे कर सकता है। फिल्म में इतिहास के तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है जो वास्तविक घटनाओं के आसपास भी नहीं। अगर बीजेपी, संघ और हिंदू महासभा के विचारों को देश पर थोपा जा रहा है तो फिर सेंसर बोर्ड होने का क्या फायदा। अरे भाई, फिल्म अभी आई नहीं है, इनको ट्रेलर देखकर कैसे पता चल गया
कि वहां तथ्य तोड़ मरोड़ कर पेश किए गए हैं, ये यही जानते हैं। और ना ही महात्मा गांधी की तुलना जो है वो नाथूराम गोडसे से की गई है। महात्मा गांधी के विचार दिखाए गए हैं, बताए गए हैं, नाथूराम गोडसे के विचार दिखाए गए हैं, बताए गए। अच्छा, कितनी फिल्में आती हैं जिसमें हिंदू देवी देवताओं का अपमान हो जाए, कुछ ऐसी चीजें हो जाए, तब ये लोग बैन की बात नहीं करते। यहां जो रियल लाइफ कैरेक्टर हैं उनकी बस चर्चा हो रही है तो उसमें कह रहे हैं कि फिल्म बैन कर दी, और वो भी बिना फिल्म देखे। ये वो लोग जो है कहते हैं कि असहनशीलता का माहौल देश में बन रहा है। अब इस फिल्म के ट्रेलर को देखकर इतने असहनशील क्यों हो गए भाई कि सड़क पर उतरने की धमकी दे रहे हैं? ये भूल गए कि गोडसे को सजा से पहले अदालत ने भी पूरा पक्ष सुना था ना भाई। अदालत ने तो नहीं कहा कि आपने महात्मा गांधी को गोली मारी और आपको सुनेंगे नहीं। अदालत ने भी सारा पक्ष सुना था। महात्मा गांधी की हत्या के बाद, इस सदमे से उभरने के बाद देशवासियों के मन में भी सवाल उठा कि कैसे गोडसे ने एक अहिंसावादी महात्मा गांधी को गोली मार दी। आपको तो यह भी नहीं पता होगा कि महात्मा गांधी की हत्या के बाद उनके बेटे देवदास गांधी यही सवाल पूछने नाथूराम गोडसे के पास थाने में गए थे। महात्मा गांधी के बेटे गए थे। देश की युवा पीढ़ी नहीं जानती होगी कि गोडसे ने गांधी को क्यों मारा, दोनों की विचारधारा किस तरह की थी। इस फिल्म के जरिए यही बात बताने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इसका तरीका थोड़ा बदला गया है। और यह बात आपको इस फिल्म का एक टीजर और दिखाता हूं जिससे समझने में आसानी होगी। फिर कुछ इतिहास के पन्ने पलटकर आपको बताऊंगा कि उसमें क्या देखने को मिलता है गांधी और गोडसे के बारे में। गांधी और गोडसे पर लगाए गए हैं कई आरोप। गांधी की हत्या कर दी और गोडसे की आवाज को दबा दिया गया। समय ने उन्हें अपनी बात कहने का मौका नहीं दिया। ये फिल्म दे रही है, आमने सामने है गांधी और गोडसे, और उनके बीच होता है विचारों का युद्ध। अगर इस संसार को बचाना है, मानवता को बचाना है, तो हिंसा को, हर तरह की हिंसा को छोड़ना होगा। आपके पास एक बहुत खतरनाक हथियार है, आमरण अनशन, जिसका बार बार इस्तेमाल करके आप लोगों से अपनी बात मनवाते हैं। यह भी एक प्रकार की हिंसा है, मानसिक। गांधी इस टीजर में साफ साफ कहा गया है कि विचारों का युद्ध, गांधी और गोडसे की अपनी अपनी विचारधारा थी, जिसे समय समय पर लोगों को समझने की कोशिश की है लोगों ने। लेकिन विचारधारा तभी समझी जा सकती है जब वो लोगों के सामने रखी जाए। वैसे भी नाटककार असगर वजाहत ने जो नाटक लिखा है और जिस पर फिल्म आधारित, वो यह नाटक यानी प्ले का पिछले कई सालों में मंचन हो चुका है, कई बार हो चुका है। तब तो किसी ने इसका विरोध नहीं किया और इसकी बहुत तारीफ भी हुई है। आज आपको कोर्ट में दिया गया नाथूराम गोडसे का वो बयान भी दिखाता हूं जिसमें महात्मा गांधी की हत्या की बात कबूली थी नाथूराम गोडसे। नाथूराम गोडसे को जब फांसी की सजा सुनाई गई तो उसके बाद कोर्ट में गोडसे ने अपना बयान पढ़ने की इजाजत मांगी और इस बयान में गोडसे ने गांधी की हत्या के कारणों के बारे में बताया। गोडसे ने कहा कि 32 सालों तक गांधी जी ने विचारों में उत्तेजना भरी, लेकिन जब गांधी ने मुसलमानों के पक्ष में अपना अंतिम उपवास रखा तो लगा कि अब गांधी के अस्तित्व को तुरंत खत्म करना। महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में भारतीय समुदाय के लिए बहुत अच्छा काम किया, लेकिन भारत आने पर उनकी मानसिकता ऐसी बन गई कि सही और गलत का फैसला लेने के लिए वो खुद को आखिरी जज मानने लगे। ये नाथूराम गोडसे को लगता। अगर देश गांधी के नेतृत्व को स्वीकार नहीं करता था तो वो कांग्रेस से अलग राह पर चलने लगते थे। या तो कांग्रेस को गांधी के लिए अपना रास्ता छोड़ना होता और गांधी की सारी सनक, सोच, नजरिए को अपनाना होता, या फिर गांधी के बिना आगे बढ़ना। नाथूराम गोडसे ने गांधी पर भारत के बंटवारे का भी आरोप लगाया था। गोडसे ने अपने बयान में कहा था कि जब कांग्रेस के नेता गांधी की सहमति से देश के बंटवारे का फैसला कर रहे थे, उस देश का जिसे हम पूजते हैं, तो मन के अंदर भीषण गुस्सा भर रहा। व्यक्तिगत तौर पर किसी के प्रति कोई दुर्भावना नहीं है, लेकिन मौजूदा सरकार का सम्मान नहीं करता क्योंकि इनकी नीतियां मुसलमानों के पक्ष में। नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी के आखिरी अनशन पर भी सवाल उठाया, जो कथित तौर पर महात्मा गांधी ने पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए देने के लिए किया। नाथूराम गोडसे की इन दलीलों को देश ने कभी नहीं माना, लेकिन इसका दूसरा पहलू यह भी है कि नाथूराम गोडसे को अपनी दलील रखने का मौका दिया गया कोर्ट में। हालांकि किसी विचारधारा का विरोध हिंसा या हत्या से नहीं हो सकता,
कोई इसको स्वीकार नहीं कर सकता कि आप किसी को गोली मार दें। इसलिए आज भी पूरी दुनिया में महात्मा गांधी को मानने वाले लोग हैं, भले ही महात्मा गांधी की विचारधारा पर बहुत से लोगों ने सवाल उठाए। उनका बहुत विरोध भी हुआ भाई, मैंने एक दिन आपको दिखाया था अंबेडकर उनका कितना विरोध करते थे। उस समय नेहरू, पटेल, अंबेडकर, सुभाष चंद्र बोस, बहुत से लोगों ने महात्मा गांधी की कई बातों का विरोध किया। महात्मा गांधी ने तो यहां तक कह दिया था कि आजादी के बाद कांग्रेस को डिसॉल्व कर देना चाहिए, कांग्रेस पार्टी रहनी नहीं चाहिए। यह बात इस फिल्म में भी बताई गई। इस फिल्म की मूल कहानी यानी नाटक में महात्मा गांधी कहते हैं कि आजादी की लड़ाई में बहुत से लोग कांग्रेस के साथ आ गए। अब आजादी मिल चुकी, इसलिए कांग्रेस को पार्टी नहीं बनाना चाहिए। इस पर नेहरू कहते हैं कि मैं समझा नहीं बापू। इस पर महात्मा गांधी जवाब देते हैं कि मैं जानता हूं कि मैं बहुत कड़वी बात कह रहा हूं, ऐसी बात जहर लग रही होगी, लेकिन यह अमृत है। देश ने हमें आजादी के लिए चुना था, राज करने के लिए नहीं चुना था। ये महात्मा गांधी बोलते हैं। ये थे कांग्रेस के बारे में महात्मा गांधी के विचार कि राज करने के लिए कांग्रेस नहीं बनी, लेकिन नहीं, डिसॉल्व नहीं हुई, आज भी चली जा रही। कांग्रेस ने कभी इन बातों पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन आज अपनी सुविधा अनुसार फिल्म का विरोध कर रहे हैं। अरे भाई, पहले फिल्म को देखने तो दो, लोगों को तय तो करने दो कि फिल्म देखनी है या नहीं देखनी है। ट्रेलर देखकर आप तय करोगे क्या? और ये ट्रेलर देखकर तय होगा कि भाई जिस नाथुराम गोडसे को कोर्ट में अपनी बात रखने का मौका दिया गया, उसको आप फिल्म में भी नहीं दिखा सकते। अच्छा, वो प्ले जो कई जगह मंचित हो चुकी, कई जगह दिखाई जा चुकी, उस प्ले को आप फिल्म नहीं बनने देंगे क्योंकि उसका कैनवस बड़ा हो जाएगा, ज्यादा लोगों तक पहुंच जाएगी। इस देश के लोगों पे भरोसा नहीं है क्या कि वो क्या सुनेंगे, क्या समझेंगे? और हर विचारधारा को बिना सुने कैसे खारिज करेंगे आप? इसलिए इस फिल्म का विरोध अभी से जो शुरू हो रहा है, इसको लेकर कई लोगों का कहना है कि फिल्म देख लीजिए, उसके बाद विरोध कीजिए, लेकिन नहीं हो रहा है। पाठशाला में अब टेक्नोलॉजी का चैप्टर, और इसमें आपको बताऊंगा कि कैसे 70 रुपए लीटर वाले फ्यूल से गाड़ियां दौड़ेंगी और कैसे कंपनियां इस फ्यूल के हिसाब से गाड़ियां लॉन्च भी कर रही हैं। पाठशाला में मैंने आपको भारत में जल्द ही लॉन्च होने वाली इलेक्ट्रिक गाड़ियों के बारे में बताया। इलेक्ट्रिक कार्स बैटरी से चलती हैं और इन कारों से प्रदूषण कम होता है, लेकिन ये गाड़ियां अभी भी महंगी। आने वाले समय में भारत में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की कीमत कम हो सकती है, लेकिन आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। आज आपको उन बाइक्स के बारे में, मोटरसाइकिल्स के बारे में बताऊंगा जो 70 रुपए प्रति लीटर वाले फ्लेक्स फ्यूल से चलेंगे। अब आप कहेंगे बॉस ये एक नया चीज लेके आ गया। जिसकी बात कर रहा हूं उसका नाम है फ्लेक्स फ्यूल। अब ये फ्लेक्स फ्यूल क्या वाला है और ये कैसे 70 रुपए प्रति लीटर मिलेगी या मिल सकती है और इस पर चलेगी, आज इसका चैप्टर आपको बता दूं। लेकिन पहले समझिए कि ये फ्लेक्स फ्यूल को लेकर जो गाड़ियां और बाइक्स आ रही हैं वो कैसी होंगी, कैसे चलेंगी, फिर बताऊंगा फ्लेक्स फ्यूल है। इन बाइक्स को ऑटो एक्सपो में दिखाया गया है जो फ्लेक्स फ्यूल से चले। इनकी कीमत क्या होगी, वो कौन सा फ्यूल है जो 70 रुपए लीटर मिलेगा फ्लेक्स फ्यूल, बाइक कैसे चलेगी, सब आज आपको डिटेल में बताऊं। जिस फ्लेक्स फ्यूल से ये बाइक्स चलेंगी उन बाइक्स के बारे में पहले सुन लीजिए। हीरो मोटोकॉर्प ने ऑटो एक्सपो में ग्लैमर एक्सटेक बाइक की झलक दिखाई। ये बाइक देख रहे हैं, यही है हीरो की ग्लैमर बाइक। आप में से कई लोगों ने चलाई भी होगी, लेकिन नई वाली ग्लैमर बाइक कुछ खास है। इस बाइक में 124 सीसी का इंजन लगा हुआ है और यह बाइक फ्लेक्स फ्यूल से चलने में सक्षम है। फिर वो कह रहा हूं फ्लेक्स फ्यूल क्या है आगे बताऊंगा, पहले समझिए बाइक के बारे में। इसे चलाने के लिए जो फ्यूल लगेगा वो 70 रुपए के लीटर के आसपास मिलेगा, जिससे 50 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज भी आएगा। इस बाइक की कीमत 91,000 रुपए के करीब। अच्छा, जिस फ्लेक्स फ्यूल से यह बाइक चलेगी उसके बारे में जब आगे बताऊंगा तो आपको पता चलेगा कि इसमें चुनौतियां क्या क्या है। अगली बाइक जो ऑटो एक्सपो में दिखाई गई वो है टीवीएस अपाचे RTR 164V। टीवीएस कंपनी अपाचे बाइक युवाओं में काफी लोकप्रिय है और इस बाइक में 159 सीसी का इंजन लगा हुआ है। पेट्रोल से चलने वाले मॉडल से अलग दिखाने के लिए इस बाइक में हरे रंग का इस्तेमाल किया गया, मतलब एनवायरमेंट फ्रेंडली। यह बाइक 20% एथेनॉल मिक्स पेट्रोल से लेकर 85% एथेनॉल मिक्स पेट्रोल से चल सकती है। इस बाइक की कीमत 1,21,000 रुपए से 1,45,000 रुपए तक।
बाइक की कीमत ही इतनी रख दी है कि पेट्रोल से जो पैसा बचेगा वो चला जाएगा बाइक खरीद। लेकिन ये फ्यूचर की बातें और सस्ती होती जाएंगी ये बाइक। फ्लेक्स फ्यूल से चलने वाली अगली बाइक जो है वो यामाहा FZ बाइक को अपग्रेड करके यामाहा FZ 15 ABS बाइक तैयार की गई। इसमें 149 सीसी का इंजन लगा हुआ है और ये बाइक 20% एथेनॉल मिक्स पेट्रोल से चलने के साथ साथ 100% एथेनॉल से भी चल सकती है। ब्राजील से ये बाइक फेजर के नाम से बिक रही है। ब्राजील में इसकी कीमत लगभग 2,70,000 रुपए है। सुजुकी कंपनी ने भी ऑटो एक्सपो में फ्लेक्स फ्यूल से चलने वाली बाइक दिखाई। इस बाइक का नाम सुजुकी गिक्सर 250 FFB और इसमें 249 सीसी का इंजन लगा हुआ। कंपनी इस बाइक को इसी साल लॉन्च कर सकती है। सुजुकी की यह बाइक भी 20 से लेकर 85% एथेनॉल मिक्स पेट्रोल से चल सकती है। इस बाइक की कीमत 1,92,000 रुपए से शुरू। होंडा कंपनी ने भी, वो भी पीछे नहीं, उसने कहा हम भी फ्लेक्स फ्यूल वाली बाइक बना देते हैं। तो होंडा ने भी अपनी होंडा कंपनी ने होंडा XRI 300 रैली बना दी। ये 291 सीसी का इंजन लगा हुआ है और ऑफ रोडर बाइक की तरह दिखती है। इस बाइक को स्पोर्ट्स और एडवेंचर लवर्स के लिए तैयार किया गया। इसमें भी 20% से लेकर 85% एथेनॉल मिक्स पेट्रोल चल सकता है और इसकी कीमत लगभग 3 लाख रुपए। देखने में पतली दुबली है, कीमत 3 लाख रुपए। जिस फ्लेक्स फ्यूल से ये बाइक्स चले, अब वो क्या बला है वो समझिए। ये जो फ्लेक्स फ्यूल आपको बता रहा हूं, ये क्या बला है भाई, इससे कैसे होगा कमाल। ये फ्लेक्स फ्यूल ऐसा फ्यूल होता है जिसमें एथेनॉल मिला होता है, मतलब एथेनॉल मिक्स होता है तेल में, पेट्रोल में। तो जब पेट्रोल में आप एथेनॉल मिला दीजिएगा तो वो बन जाता है फ्लेक्स फ्यूल। और ये एथेनॉल जो है ये किस चीज से निकलता है भाई? ये निकलता है गन्ना से। जो गन्ना आप खाते हैं तो गन्ना किसानों के लिए भी चांदी हो जाएगी जब आप एथेनॉल वाले पेट्रोल को इस्तेमाल करेंगे। चुकंदर से आपको जो है वो मिल सकता है एथेनॉल, आलू से मिल सकता है और मक्के से मिल सकता है। अब आलू और मक्का से, धान से भी मिल सकता है, तैयार किया जा सकता है। तो ये नहीं कि आप घर में आलू लेकर आए और उसको सोच रहे हैं इससे एथेनॉल कैसे निकाल लें। आपका काम नहीं है भाई, सब कुछ आप नहीं कर सकते। हालांकि देश में एथेनॉल मिक्स पेट्रोल का इस्तेमाल 2006 से हो रहा है। 2006 से पेट्रोल में 5% एथेनॉल मिलाने का फैसला हुआ। 2008 से पेट्रोल में 10% एथेनॉल अनिवार्य करने का फैसला हुआ। अब 2023 से पेट्रोल में 20% एथेनॉल अनिवार्य हो जाएगा और 2025 तक देश में 20% एथेनॉल मिक्स पेट्रोल ही बिक रहा होगा, यह भी हो जाएगा। फ्लेक्स फ्यूल से बाइक या कार चलाना कैसे सस्ता पड़ेगा यह भी आपको बता दूं। ये जो एथेनॉल है इसकी कीमत फिलहाल 65 रुपया 50 पैसे पर लीटर, मात्र 65 रुपए। अगर आप फ्लेक्स फ्यूल को सपोर्ट करने वाली बाइक खरीदते हैं जो 85% या 100% एथेनॉल से चलने में सक्षम है तो फ्यूल का खर्चा कम हो जाएगा। अभी 20% एथेनॉल मिक्स पेट्रोल। चैलेंज ये है कि 2022 में 2022 में देश में जो एथेनॉल का उत्पादन किया गया वो था 947 करोड़ लीटर, यानी जो हमारा टारगेट है 1000 लीटर उससे 53 करोड़ लीटर कम। अब अनुमान यह है कि 2023 जब आएगा, खत्म होते होते एथेनॉल का उत्पादन जो है वो 1250 करोड़ लीटर हो जाएगा एथेनॉल का। और तब तक हो सकता है कि भाई ये जो 1000 करोड़ लीटर की जरूरत पड़ रही है ये भी थोड़ी बढ़े, लेकिन फिर भी हमारे कंट्रोल में आ जाएगा। एथेनॉल उत्पादन बढ़ने से गन्ना, मक्का और धान के किसानों को भी फायदा। लेकिन बॉस एक चैलेंज ये है कि जब आप ये कह रहे हैं कि आप 85% से लेकर 100% एथेनॉल इस्तेमाल करेंगे, फ्लेक्स फ्यूल इस्तेमाल करेंगे, तो ये प्रोडक्शन भी जो अभी 1250 करोड़ लीटर तक पहुंच रहा है इसको भी तो 5 गुना बढ़ाना पड़ेगा। एथेनॉल मिक्स पेट्रोल से सभी को फायदा होगा, लेकिन इसके साथ ही चैलेंजेस हैं स्टोरेज और उसके डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर, जिसे दूर किया जाना है। अगर कोई गाड़ी 100% एथेनॉल से चल सकती है तो उसे एथेनॉल कैसे मिलेगा, इसका खाका तैयार करना है। इसके अलावा गन्ना और मक्का किसान से फसल खरीदने से लेकर एथेनॉल प्रोडक्शन तक के प्रोसेस को तैयार करना होगा। इसके अलावा 100% एथेनॉल मिक्स फ्यूल उपलब्ध कराने के लिए एथेनॉल का उत्पादन भी 5 गुना तक बढ़ाना होगा। तो ये सब चैलेंजेस हैं, लेकिन ये हमारा भविष्य भी। और जिस तरह से सरकार काम कर रही है कि भाई जो बाहर से पेट्रोल मंगाते हैं बड़ा खर्चा होता है, ये सब पे काम करो।
तेजी से भविष्य बदलेगा और तभी ये कंपनियां, बड़ी बड़ी कंपनियां ऐसी गाड़ियों में इन्वेस्ट कर रही हैं। पाठशाला में आज के लिए इतना ही। कल रात 8:50 फिर मुलाकात।